वेलकम स्टूडेंट्स टू द न्यू सेशन ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। आज के सेशन में हम गैस लॉस पढ़ेंगे। विल कवर ईच एंड एवरी गैस लॉ। सो गिव द हेडिंग। गैस लॉज हम केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, सो इट विल बी एन इजी टास्क फॉर यू। तो वी स्टार्ट विद द फर्स्ट लॉ, बॉयल्स लॉ। तो what is the statement of Boyle's law? Boyle's law simply says that pressure is inversely proportional to volume. लेकिन हमें इसका स्टेटमेंट ऐसे सोचना चाहिए, if the temperature of given mass, ध्यान से नोट करिए इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। if the temperature of given mass of gas, given mass इसका मतलब मास भी कांस्टेंट है, given mass of gas is kept constant, then pressure of gas is inversely proportional to its volume। तो देखिए, हमेशा याद रखिए, मास ऑफ गैस इज केप्ट कांस्टेंट, टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट, देन वी कैन राइट pressure is inversely proportional to volume. In other words, we can write PV equal to constant. Product of pressure and volume is constant. So we can write P1 V1 equal to P2 V2. अब थोड़ा ग्राफिकल कंसेप्ट के बारे में बात कर लेते हैं। If pressure is on y-axis, volume is on x-axis, तो ये ग्राफ हमारा बनेगा PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये ग्राफ है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये याद रखिए, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और डेफिनेटली अगर हम प्रेशर और वॉल्यूम में ग्राफ बनाते हैं, इसको भी आप नोट करिए। एंड सपोज यहाँ पर हमने प्रेशर लिया और यहाँ हमने लिया 1/v, तो हमारा जो ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, लाइक दिस। तो ये मैं थोड़ा आपको और बताना चाहता हूँ। It should be like this. So this is the portion of graph. तो इसको ड्रॉ कर लीजिए आप।
please inform me. Okay, so that is the statement of Boyle's law. फ्राइडे और सैटरडे को आई हैव ओनली टाइम इन द मॉर्निंग, अवेलेबल टाइम। मैं एक साथ दो टॉपिक रन नहीं कर सकता हूँ, तो एक टॉपिक हमें मॉर्निंग में रन करना पड़ेगा और एक टॉपिक हमें इवनिंग में रन करना पड़ेगा। एक्चुअली ये स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सोचते हैं। तो फ्राइडे सैटरडे आप 8:45 तैयार रहिए, तो उसमें हम एक्सपांशन ऑफ सॉलिड्स लिक्विड एंड गैसेस पढ़ेंगे जो हमारा छूटा हुआ है, और टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर व्हेन फेज चेंज टेक्स प्लेस। ओके, अब बॉयल्स लॉ के बाद अगला लॉ है हमारा चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ, वेट अ मिनट। So the concept of Charles law is very simple. If the temperature, देखिए, if the not temperature, if the pressure of given mass, अच्छे से इसको लिखिए, if the pressure of, देखिए मास हमेशा कांस्टेंट है, गिवन मास is kept constant, ठीक है, then volume of gas is directly proportional to its absolute temperature. Pressure is constant, mass is constant, so we have V is proportional to T, so we can write, कई थर्मोडायनेमिक्स न्यूमेरिकल्स में गैस लॉस का हम यूज करते हैं। अब देखिए ग्राफिकली हम लॉ को कैसे बता सकते हैं। वॉल्यूम, so you can note it down. Volume is proportional to temperature. So you can find so many graphs in chemistry books about this. यहाँ हमने टेम्परेचर लिया और यहाँ हमने 1/v लिया, तब ग्राफ आपका ऐसा बनेगा। तो आप इसे अब ड्रॉ कर लीजिए। That is Charles' law. Okay.
Now the next is Jelous's law. इसे आप प्रेशर लॉ भी बोलते हैं. It is also called pressure law. फिर लैंग्वेज वही है. If the volume of given mass, हमेशा आप लैंग्वेज में गिवन मास जो यूज करिए. मास इज कांस्टेंट, गिवन मास इज kept constant, then volume of gas is proportional to its absolute temperature. So the law is very clear. Mass is kept constant. एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा लैंग्वेज में हमें थोड़ा सुधार करना पड़ेगा. देन प्रेशर ऑफ गैस, वॉल्यूम नहीं, क्योंकि ये प्रेशर लॉ है. देन pressure of gas is proportional to its absolute temperature. Volume भी constant है, so we can write P is proportional to T. So we can write P1 upon P2 equal to T1 upon T2. ऐसे हम इसको लिख सकते हैं. और रहा सवाल ग्राफ का, तो वो भी हम बना सकते हैं. प्रेशर और यहाँ हमने लिया टेम्परेचर. So we can draw the graph like this. सेकंड पार्ट ऑफ ग्राफ हम एक और बना सकते हैं. ऐसे ग्राफ आपको मालूम होने चाहिए. अगर हम यहाँ 1/p लें और यहाँ t लें, तो हमारा थोड़ा ग्राफ इस तरह से आएगा. इसको ड्रॉ कर लिया और इसको थोड़ा बेटर टू राइट इन अ प्रॉपर वे. Okay. After studying three laws, now we will move to gas equation. Ideal gas equation. In physics, we will write PV equal to mu RT, and definitely यहाँ mu है. nRT मत लिखिए क्योंकि n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए हम यूज करेंगे. तो यहाँ पे हम mu यूज करेंगे नंबर ऑफ मोल्स के लिए, और नंबर ऑफ मोल्स को हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से भी. मास ऑफ गैस इन ग्राम अपॉन molecular mass. So we can write capital M. स्मॉल m मत लिखिए क्योंकि स्मॉल m हमने अभी
सपोज किया मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, तो ये हम लिखेंगे W। तो हमारा फिर इसमें हम गैस इक्वेशन इस फॉर्मेट में यूज करेंगे, W/m/RT। तो दो तरह से आप इसे यूज कर सकते हैं। एक तो आप इसे ऐसे यूज कर सकते हैं और एक आप इसे ऐसे यूज कर सकते हैं। ये दोनों फॉर्मेट आप याद रखिए। नेक्स्ट, Graham's law of diffusion। Graham's law of diffusion। तो लॉ बहुत सिंपल है। अगर दो गैसेस एक दूसरे में डिफ्यूज होती है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन is inversely proportional to square root of density। So we will write when two gases, लॉ की कुछ कंडीशंस हैं, when two gases at the same pressure at the same pressure and temperature are allowed to diffuse। डिफ्यूज इसलिए बोलते हैं बहुत हाई स्पीड से होता है। allowed to diffuse into each other into each other, then the rate of diffusion, then rate of diffusion of each gas is inversely proportional to its density। So rate of diffusion, rate of diffusion को हम बताएंगे यहाँ R से। तो we can write R is inversely proportional to root of T। So R1 upon R2 can be written as root of D2 upon D1। So that is the concept of the Graham's law of diffusion। So when you will note it down, tell me. So that is the Graham's law of diffusion। Now the next law. Okay, students, so we are going to clear it। R is inversely proportional to D। D stands for density और rho भी लिख सकते हैं आप density को। Next, Avogadro's law। Equal volume of gases under
similar condition of pressure and temperature will have same number of molecules. Will have same number of molecules. तो लॉ सिंपली स्टेट्स दैट अगर प्रेशर कांस्टेंट है, सेम है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, then number of molecules will be also same. Where here N shows that number of molecules. So that is Avogadro's law. अब एवोगाड्रो लॉ में एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको मैं बताना चाहता हूं, वो आपको मालूम होना चाहिए. Okay. To calculate the number of molecules in a sample of gas, so you can use N equal to PV by KT, where N is the number of molecules. आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं. अब आपको इस फॉर्मूले में एक न्यूमेरिकल करके बता देते हैं. ओके, तो ये याद रखिए N इक्वल टू पीवी बाय केटी. इस फॉर्मूले से हम किसी भी गैस या सैंपल के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं. अब एक क्वेश्चन करेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे. द प्रेशर इज P, volume V, and temperature T. of a gas in jar A, and the other gas in the jar B is at pressure (2P), volume V by 4, and temperature T. It should be taken as 2T. क्वेश्चन को ध्यान से आप लिखिए और समझिए. देन द रेशियो ऑफ, ये आप भी कर सकते हैं, देन द रेशियो ऑफ number of molecules in the jar A and B will be. So the question has got 4 answers. 1:1,
Second option 1:2. Third option 2:1. Fourth option 4:1. दो आंसर आए हैं, दोनों आंसर अभी जो बच्चों लोगों ने दिए हैं वो दोनों अलग अलग है, ठीक है, बट ओनली वी हैव रिसीव 2 रिस्पॉन्स, सिर्फ 2 रिस्पॉन्स। सिर्फ 4 लोगों ने आंसर दिया है, बाकी लोग सो रहे हैं। Why you don't give the answer? I don't understand. ओके, तो हम अगली स्लाइड में इसको करेंगे। अब देखिए, n is proportional to PV by T. So N1 upon N2 equal to P1, PV आएगा ये, it should be PV. P1 upon P2, V1 upon V2 और T डिनोमिनेटर में है, so T2 by T1। अब एक बच्चे ने और आंसर दिया है, बाकी लोग सोते रहते हैं, अच्छी बात नहीं है। पहले प्रेशर P था, फिर हो गया 2P, पहले वॉल्यूम हो गया V और जार बी में वॉल्यूम है V/4 और टेम्परेचर है जार ए में T और जार बी का टेम्परेचर है 2T। ये सब कैंसिल हो जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, 4 into 2 upon 2, so the answer is 4:1, so correct answer is D। तो देखिए कितना आसान हो जाता है, अगर आपको फॉर्मूला मालूम हो तो आप कई क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। तो फॉर्मूला अप्रोच मालूम होना बहुत जरूरी है। अब देखिए नेक्स्ट लॉ, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। लॉ बहुत सिंपल है, अगर दो या दो से ज्यादा है, टू और मोर देन टू गैसेस, तो अगर हम एक कंटेनर में मिक्स कर दें, प्रोवाइडेड द गैसेस शुड नॉट रिएक्ट केमिकली, ऐसी गैसेस होनी चाहिए जो केमिकली एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करती हों। अगर दो या दो से ज्यादा है, टू और मोर देन टू गैसेस आर फिल्ड इन द सेम कंटेनर, इफ दे डू नॉट रिएक्ट केमिकली, तो टोटल प्रेशर कैसे निकालेंगे? देन लॉ सिंपली सजेस्ट कि टोटल प्रेशर कैसे निकालना चाहिए, टोटल प्रेशर विल बी द सम ऑफ द प्रेशर exerted by the individual gas। तो इसको लिखेंगे, द टोटल प्रेशर exerted by a mixture of non-reacting gases occupying a vessel is equal to the
sum of the individual, लैंग्वेज मालूम होनी चाहिए, individual pressures which each gas exerts, which each gas exerts if it alone occupied the same volume at a given temperature. तो लॉ का लैंग्वेज तो मालूम होना चाहिए, हमें लॉ याद होना चाहिए, ऐसे नहीं याद करना है कि हमें कहीं लिखना है, but we should remember it. So we can write P equal to P1 plus P2 plus and so on. Suppose there are so many gases are filled in the same container. तो टोटल प्रेशर निकालने के लिए हम सभी गैसेस के इंडिविजुअल प्रेशर्स को ऐड कर देंगे. Where P1 and P2 are called partial pressures. P1, P2, P3. अब देखिए, you may not find in books में तो नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला करके बताना चाहता हूँ, तो आप इसे नोट कर लीजिए. वो आप देखिए, सपोज करिए let two or more gases are filled in the same container. तो हम टोटल प्रेशर कैसे निकालेंगे? P1 plus P2 plus P3 and so on. अब आप जानते हैं गैस इक्वेशन से PV equal to mu RT. So P can be written as mu RT by V. तो हम इसे यहाँ यूज करेंगे. मान लीजिए फर्स्ट गैस के mu1 मोल्स है, टेम्परेचर और वॉल्यूम सभी गैसेस का सेम रहेगा बिकॉज दे आर फिल्ड इन द सेम कंटेनर. mu2 RT by V, mu3 RT by V and so on. So the total pressure can be written as RT by V mu1 plus mu2 plus mu3 and so on, जितनी भी गैसेस हों. एक तो ये फॉर्मूला हो गया इसका. दूसरा फॉर्मूला, हम इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, जरा नोट करिए. RT by V W1 upon M1. W1 mass of first gas. W2 upon M2. W2 mass of second gas. M2 molecular mass of second gas. W3 अपॉन M3. ध्यान से नोट करिएगा इसको. तो बस ये दो तरीकों से हम इसको बता सकते हैं. ये दोनों तरीके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला. तब आप इसको नोट कर सकते हैं. इस फॉर्मूले से हम किसी भी मिक्सचर का टोटल प्रेशर क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं. किसी भी गैसियस मिक्सचर का हम टोटल प्रेशर क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं.
ओके, तो अब हम इस पर एक कर रहे हैं क्वेश्चन। आज के सेशन का सेकंड क्वेश्चन, द प्रेशर एंड टेम्परेचर। आप भी सॉल्व कर सकते हैं, पहले लिख लीजिए। द प्रेशर एंड टेम्परेचर of two different gases are P and T, having the volume, each having the volume P. Okay, अब देखिएगा, they are mixed. Keeping the same volume and temperature, keeping the same volume and temperature. The pressure of mixture will be first answer आप सॉल्व कर सकते हैं, P/2, सेकंड आंसर P, थर्ड आंसर 2P, fourth answer 4P. You can also solve this. Okay, one answer. अब देखिए, बिल्कुल कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था, दो लोगों ने आंसर दिया। तो टोटल प्रेशर होगा P प्लस P, सिंपल, 2P। करेक्ट आंसर इज सी। किसी तरह के फॉर्मूले की कोई जरूरत ही नहीं थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से करिएगा। O2 गैस, O2 मीन्स ऑक्सीजन, is filled in a container. If the pressure is doubled, temperature becomes 4 times. Temperature becomes 4 times. How many times? क्वेश्चन बहुत बढ़िया है।
how many times its density will become. First option 2 times, second option 4 times, third option 1 by 4, fourth option 1 by 2. आप भी सॉल्व कर सकते हैं. हम सिंपल गैस इक्वेशन यूज करेंगे इसके लिए. PV इक्वल टू म्यू आर टी, और जैसा कि आप जानते हैं डेंसिटी, लेट इट इज रो, मास अपॉन वॉल्यूम. So we can write rho is inversely proportional to V. तो V की जगह हम लिख सकते हैं P upon rho. So rho will be P upon, देखिए P और rho में मिक्स मत करिएगा, म्यू आर टू, इसलिए मैं थोड़ा रो को ऐसे, दिस इज रो. So rho is proportional to pressure upon temperature. और प्रेशर डबल हो गया, टेम्परेचर 4 times हो गया, so it is 1 by 2. The answer should be 1 by 2. The answer should be 1 by 2. Okay, now we'll move to the question number 4. ठीक है, सिर्फ एक बच्चे ने आंसर दिया. तो गैस इक्वेशन पे जो क्वेश्चंस हैं, दे आर वेरी सिंपल. क्वेश्चन नंबर 4. Gas at 27 degrees Celsius has a volume V and pressure P. On heating the gas, अब गैस को हम हीट कर रहे हैं. On heating the gas, pressure is doubled. Pressure is doubled and volume becomes 3 times. The final temperature of gas, ये पूछा गया है. The final temperature of gas will be, गैस का फाइनल टेम्परेचर कितना होगा. अब ये रहे हमारे 4 ऑप्शंस. फर्स्ट 1800 डिग्री सेल्सियस, सेकंड 162 डिग्री सेल्सियस, थर्ड 1527 डिग्री सेल्सियस, द फोर्थ ऑप्शन 600 डिग्री सेल्सियस. आप भी इसे सॉल्व कर सकते हैं. यू कैन टू सॉल्व इट. अब देखिए, यहाँ पे हम यूज करेंगे P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2. तो पहले प्रेशर कितना था, P था. वॉल्यूम हमने सपोज कर लिया V, और टेम्परेचर तो हमें दिया हुआ है 300 केल्विन. अभी भी सिर्फ एक बच्चे ने ही आंसर दिया, कोई आंसर नहीं देना चाहता. अब प्रेशर डबल हो गया तो हमने लिखा 2P, और वॉल्यूम कितने टाइम्स हो गया, 3 टाइम्स, तो वी हैव रिटन 3V. अब नया टेम्परेचर हमें निकालना है, तो PV से तो PV कैंसिल हो जाएगा. तो न्यू टेम्परेचर विल बी 1800 केल्विन. ये जो आंसर है केल्विन में आया है, इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए आपको 273 माइनस करना पड़ेगा.
So the answer is C. तो सिंपल यूज ऑफ केमिस्ट्री में भी हम यूडियोमेट्री करते हैं. We have got only one answer. Okay. Next question. Question number 5. अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे. Today's session's 5th question. The gas in a container. Container बोल सकते हैं, vessel बोल सकते हैं. A gas in a container is subjected to a pressure of 20 atmosphere. 20 atmosphere at 27 degree Celsius. तो प्रेशर गिवन है 20 एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर गिवन है. अब देखिए पूछा क्या गया है, द प्रेशर ही पूछा गया है, कंडीशन दी गई है, द प्रेशर ऑफ द गैस in the container after 1/2 of the gas. 1/2 of the gas is released from the container. तो इस कंटेनर से आधी गैस को हमने रिलीज कर दिया, अब उसमें आधी गैस ही बची है. एंड द टेम्परेचर is raised by 50 डिग्री सेल्सियस. तो ये हमारे 4 आंसर है. 8.5 पहला आंसर, ATM मीन्स एटमॉस्फेयर, सेकंड 10.8 एटमॉस्फेयर, थर्ड ऑप्शन हमारा है 11.7 ATM. ATM स्टैंड्स फॉर एटमॉस्फेयर. फोर्थ ऑप्शन 17 एटमॉस्फेयर. तो आप इसको अच्छे से लिख लीजिए. इन द नेक्स्ट स्लाइड वी विल सॉल्व इट. ओके, तो वी आर गोइंग टू सॉल्व इन नेक्स्ट स्लाइड. अब देखिए हम गैस इक्वेशन का यूज करेंगे. आप लोगों ने केमिस्ट्री, हर स्टूडेंट केमिस्ट्री में गैस लॉस पढ़ता है और न्यूमेरिकल भी सॉल्व करता है. आई एम सरप्राइज कि आप लोगों ने शायद नहीं करा हुआ है. तो देखिए अब हम इसको कैसे करेंगे. पीवी इक्वल टू हम यूज करेंगे W/m RT का. 2 बच्चों ने आंसर दिए. तो यहां देखिए कंटेनर तो वही रहता है, इसलिए वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. गैस इक्वेशन होता ही कांस्टेंट है. गैस भी वही फील्ड है उसमें, तो मॉलिक्यूलर मास भी क्या हो गया,
कांस्टेंट हो गया। तो अब हम प्रेशर और सिर्फ तो अब हम इसमें लॉ कैसे लगाएंगे? बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू WT। तो P1 अपॉन P2, ध्यान देना इस टेक्निक को, W1 अपॉन W2, T1 अपॉन T2। पहले प्रेशर कितना था? पहले प्रेशर था स्टूडेंट्स, कितने एटमॉस्फेयर था? पहले प्रेशर था 20 एटमॉस्फेयर, तो हमने 20 लिख दिया। बाद में हमें प्रेशर निकालना है। पहले मास मान लिया W और हाफ ऑफ द गैस इज रिलीज, तो अब कितनी गैस बची है? W/T। और पहले टेम्परेचर था 27 डिग्री सेल्सियस, तो ये 27 डिग्री सेल्सियस को हम लिख सकते हैं 300 केल्विन, क्योंकि केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हमें अब टेम्परेचर इज इंक्रीज बाय 50 डिग्री सेल्सियस, तो T2 कितना है? 300 प्लस 50, क्योंकि चेंज ऑफ टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस और केल्विन में सेम रहता है। तो देखिए लैंग्वेज इक्वेशन क्यों इंपॉर्टेंट हो गया। यहाँ कहा कि टेम्परेचर इज इंक्रीज बाय 50 डिग्री सेल्सियस, तो स्टूडेंट उसमें 273 ऐड करेंगे। देखिए चेंज ऑफ टेम्परेचर चाहे डिग्री सेल्सियस में हो चाहे केल्विन में हो, सेम यूनिट होता है। तो देखिए अब आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए ये हो गया 20 बाय P2, इस टेक्निक को याद रखिएगा। 2 इंटू 300 अपॉन 350, 0 से 0 कैंसिल हो गया और 5 से कैंसिल करिए 6, और 2 इसको कैंसिल कर देगा 10। तो अब हमारा आया 10 अपॉन P2 इक्वल टू, ये 300 था, हाँ, तो यहाँ क्या बचा 6 बाय 7। एक बार और कैंसिल कर देते हैं। सो P2 विल बी 35 बाय 3। अब 35 बाय 3 को आप कैलकुलेट कर लो तो अप्रोक्सीमेटली ये 11.7 एटमॉस्फेयर आ जाएगा, और 11.7 एटमॉस्फेयर आ जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो अब आप इसको नोट कर सकते हैं। ओनली टू ऑफ देम, टू स्टूडेंट्स आंसर्ड द क्वेश्चन। देखिए तो ये बड़ा सिंपल अप्रोच है, तो इसको थोड़ा आप लोग याद रखिए। अब आपको देखिए, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, सभी लोगों को, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का क्या होता है, ये मिसकंसेप्ट होता है। तो चलो अब क्या करते हैं, थोड़ा उसको क्लियर कर देते हैं। अच्छा देखिए, मान लीजिए इनिशियल टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस, क्या हो गया 300 केल्विन। इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, अब देखिए, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय, मान लीजिए लैंग्वेज आती है 100 डिग्री सेल्सियस, तो फाइनल टेम्परेचर कितना हो गया 127 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में कन्वर्ट करो, कितना आया 400 केल्विन। तो T2 माइनस T1, 127 माइनस 27, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब T2 माइनस T1 केल्विन में माइनस करते हैं, किसे माइनस करते हैं, केल्विन में। तो चेंज ऑफ टेम्परेचर चाहे केल्विन में हो चाहे डिग्री सेल्सियस में हो, उसकी यूनिट सेम होती है। ये समझ में आया कि नहीं सबको? एवरीबॉडी ऑफ यू अंडरस्टैंड इट और नॉट? किसी ने समझा कि नहीं इसको? तो जब वो बोलते हैं कि चेंज इन टेम्परेचर
50 डिग्री सेल्सियस है, तो उसका मतलब भी यही है कि चेंज इन टेम्परेचर 50 केल्विन है। कितने लोगों को समझ में आया? तो ये क्या कंसेप्ट है, तो इस कंसेप्ट को आप थोड़ा क्या करिए, ध्यान रखिए। तो ये इसी के कारण क्या है, स्टूडेंट्स के बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हो जाते हैं वो फिर गलत हो जाते हैं। तो बहुत गलत हो जाते हैं। अच्छा, हाँ, तो ठीक है, बच्चे कह रहे हैं कि ब्रेक दे दे, तो ठीक है, 15 एक मिनट के आसपास फिर हम मिलते हैं। और अब देखिए, अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि चेंज इन टेम्परेचर का क्या कंसेप्ट है ना? नहीं, अब आप एक स्टूडेंट देखिए, उसके बाद अगली क्लास भी होती है, तो ये क्लियर हो गया अब आपको। देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ओके, so the question is taken from the previous paper. A gas at 27 degrees Celsius temperature and 30 atmospheric pressure. 30 atmospheric pressure is allowed to expand. Expand मतलब आप उसका वॉल्यूम बढ़ाने जा रहे हैं। Allowed to expand to the, अब लैंग्वेज देखिएगा, to the atmospheric pressure, मतलब हम 30 एटमॉस्फेयर से वापस उसे कहाँ ला रहे हैं, 1 एटमॉस्फेयर पे। तो पहले क्वेश्चन को डिकोड करना पड़ता है। If the volume becomes, if the volume becomes 10 times its initial volume, 10 times its initial volume, आप भी कर सकते हैं, then the final temperature becomes, so here are the 4 options: 100 degree Celsius और 173 degree Celsius, थर्ड ऑप्शन 273 डिग्री सेल्सियस। अब तक तो आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी, जब तक आप न्यूमेरिकल्स नहीं करेंगे तब तक सक्सेस आना मुश्किल है। तो चलिए, किसी ने आंसर दिया है, एक आंसर आया, बहुत बढ़िया, गुड, आई एम वेरी हैप्पी। इफ यू आर गिविंग द आंसर, आई एम वेरी हैप्पी, बहुत अच्छी बात है ये, मजा आ गया। तो देखिए, बड़ा कॉमन सवाल है ये, 2 बच्चों ने आंसर दिया, तीसरा आंसर आया। जिस दिन सारे बच्चों का आंसर आएगा उस दिन मजा आएगा। अब देखिए, यहाँ यूज करते हैं P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2, बहुत सिंपल अप्रोच है। अब हमें चाहिए टेम्परेचर, तो T2 को हम लिख सकते हैं P2 V2, ये इधर आ जाएगा अपॉन P1 V1 इंटू
T2। अब आप देखिए अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए बाद में प्रेशर कितना हो गया 1 एटमॉस्फेरिक, वॉल्यूम 10 टाइम्स 10V, पहले प्रेशर कितना था 30, वॉल्यूम कितना था V, तो इनटू, अब देखिए यहाँ हमने कुछ थोड़ी सी गलती कर दी है ये लिखने में, देखिए एक मिनट, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो P2 ये हमारा T1 मल्टीप्लिकेशन होगा। अब हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, बाद का प्रेशर कितना हो गया 1 एटमॉस्फेयर हो गया, पहले कितना था 30, पहले वॉल्यूम कितना था मान लीजिए V, और बाद में वॉल्यूम क्या हो गया 10 टाइम्स हो गया, पहले टेम्परेचर कितना था 27 डिग्री सेल्सियस, तो 27 डिग्री सेल्सियस को हम लिख सकते हैं 300 केल्विन, तो ये 10 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल टेम्परेचर विल बिकम 100 केल्विन। 100 केल्विन माइनस करो इससे 273, तो -173 डिग्री सेल्सियस, ये इसका आंसर आ जाएगा। दो बच्चों ने आंसर दिया है, बाकी बच्चों को भी देना चाहिए आंसर। तो इस तरह से आप इसको कर लेते हैं, है ना। हम्म, तो एक आपने नोट कर लिया इसे, एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। We'll continue the same, the numericals.